चुनाव लड़ेगा उसके दिल में, उसके दिमाग में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा होनी चाहिए, उसके खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा होना चाहिए। क्रोध से नहीं, प्यार से अंग्रेजों को वापस भेजा, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी बीजेपी को प्यार से वापस भेजेगी। और रास्ता मुश्किल तो हिम्मत और बढ़ती है, जो रोके रास्ता कोई तो जरूरत और बढ़ती है। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, हिम्मत और बढ़ती है, जो रोके रास्ता कोई तो जरूरत और बढ़ती है। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। जनता पार्टीचा देखो देखो कौन आया, मोदी मोदी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कानपुर की धरती से आवाज उठी थी कि ब्रिटिशरों से हिंदुस्तान को मुक्त कराया जाए। भाइयों बहनों, आज फिर से कानपुर से आवाज उठनी चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगना चाहिए। विपक्ष के लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी को निकालो, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस पार्टी है क्या? मैं उनके लिए बोल रहा हूं, आप इस बात को समझते हो। कांग्रेस पार्टी है क्या? कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक सोच है, एक सोच है, ये सोच हमारे दिल में है। ये चारों राज्यों में कांग्रेस या तो तीसरे नंबर पर या तो चौथे नंबर पर चली गई है। सही मानों में कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान हमारा सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी ये कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान बहुत आगे तक जाए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार होने जा रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है? एक के बाद एक हार का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी के सामने ये सवाल मुंह बाए खड़े हैं और पार्टी को इसका जवाब ढूंढे नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का जनाधार किस कदर सिमटता जा रहा है, उसकी बानगी देश के मानचित्र पर देखिए। 2009 में 206 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी 2014 लोकसभा चुनाव आते आते 44 सीटों पर सिमट गई। झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद कांग्रेस शासित राज्यों की संख्या भी घटी। आखिरकार क्या वजह रही जिस पार्टी का हाथ एक दौर में ज्यादातर वोटरों ने पकड़ा, वो पार्टी चुनावों के बाद हाथ मलते रह गई। आखिर किसकी नजर लग गई 130 साल पुरानी पार्टी को? सवालों की बौछार है। आज कांग्रेस को उसी के इतिहास ने कटघरे में खड़ा कर दिया है और कांग्रेसियों को कोई जवाब देते नहीं बन रहा। मैंने कहा ना, उतार चढ़ाव तो कांग्रेस में कई बार देखे, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम अपने संगठन को मजबूत करें। केवल सत्ता को ही प्राप्त करना उद्देश्य हमारा नहीं। क्या कांग्रेस के पास उचित नेतृत्व नहीं है? सोनिया गांधी जी सर्वमान्य हमारी नेता है आज, और मैं समझता हूं कि उनके बारे में सबकी एक ही राय कि जो सर्वमान्य नेता वो हमारा मार्गदर्शन निर्देशन कर रही है और संचालित कर रही है इस पार्टी को। तो प्रश्न ये तो काल्पनिक प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक स्वाभाविक नेतृत्व है, संगठन में तपे तपाए नेता और संगठन के एक महारथी के रूप में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है, वह
किसी भी राजनीतिक दल के आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होता है सक्षम नेतृत्व। आयातित नेतृत्व किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकता। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि उसके पास सक्षम नेतृत्व का अभाव है। 6 महीने हो गए हैं, लेकिन नेतृत्व असमंजस में है और अभी उसने कोई राजनीतिक दिशा ली नहीं है। मैं कहूंगा कि इस पर निर्भर करेगा कि नेतृत्व कौन सी दिशा लेता है। एक दौर में नेतृत्व भी था, मुद्दे भी थे, बच्चे बूढ़े सभी कांग्रेस के पीछे थे। बात देश की आजादी के पहले की है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, कांग्रेस और देश के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास एक दूसरे में गुथा हुआ है। 1885 में पार्टी का गठन हुआ, जिसका श्रेय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम को जाता है। यह कांग्रेस की शुरुआत थी। एक विदेशी ने पार्टी की स्थापना की और एक विदेशी मूल की महिला के अध्यक्ष रहते ही पार्टी हाशिए पर ढकेली जा चुकी है। आज पार्टी को तमाम मुश्किलों ने घेर रखा है। उसके अस्तित्व पर सवालिया निशान लग चुके हैं, लेकिन कांग्रेसी राहत में है। उन्हें सुकून इस बात का है कि पार्टी के सामने ऐसे हालात पहले भी आ चुके हैं और पार्टी फिर वापसी कर लेगी। लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार 1998 में लोग कहते थे कि कांग्रेस एकजुट नहीं रहेगी, कांग्रेस बिखर जाएगी, लेकिन सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस में कहीं टूट नहीं आई। सारे के सारे लोगों ने मिल के काम किया। तो मेरा अपना विश्वास है कि हम चुनाव के परिणामों से अवश्य निराश हुए, लेकिन हताश नहीं है। हमें उम्मीद है कि हम अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने नरम गरम जैसे कई दौर और विवाद देखे। फिर भी आजादी के बाद कांग्रेस सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी। महात्मा गांधी की हत्या और सरदार पटेल के निधन के बाद जवाहरलाल नेहरू के करिश्माई नेतृत्व में पार्टी ने पहले संसदीय चुनाव में शानदार सफलता पाई और ये सिलसिला 1967 तक लगातार चलता रहा। साल 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में कमान सौंपी गई, लेकिन उनकी भी 1966 में ताशकंद में संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो गई। लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद कांग्रेस के आला नेताओं में इस बात को लेकर जोरदार बहस हुई कि अध्यक्ष पद किसे सौंपा जाए। आखिरकार मोरारजी देसाई को दरकिनार कर जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के नाम पर सहमति मिली। आजाद भारत में कांग्रेस के वर्चस्व को पहली चुनौती 1967 में मिली। पूरा विपक्ष संयुक्त विधायक दल के बैनर तले एकजुट हो गया और कई हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस की हार हुई। तब पार्टी के भीतर इंदिरा गांधी की क्षमता पर सवाल उठाए गए। पार्टी में विभाजन हो गया और के कामराज की अगुवाई में कांग्रेस का एक अलग धड़ा कांग्रेस ओ के रूप में सामने आया। बाद में कांग्रेस ओ का जनता पार्टी में विलय हो गया। चुनाव आयोग ने इंदिरा की अगुवाई वाले धड़े को ही असली कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता दी। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और 71 के चुनावों में जीत हासिल की, लेकिन उनकी पार्टी के काम करने के तरीकों और भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होता चला गया। संपूर्ण क्रांति के भंवर में फंसी कांग्रेस। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत को अदालत ने अवैध ठहरा दिया, जिसके बाद देश भर में आंदोलन शुरू हुए और इंदिरा ने 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी। 1977 में जब चुनाव हुए तो जनता पार्टी के हाथों कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2 साल में ही ये सरकार गिर गई और 1980 में इंदिरा गांधी फिर सत्ता में लौटी।
1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे हुए। उनकी हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने पार्टी की कमान संभाली और 84 के चुनावों में पार्टी को भारी सफलता हासिल हुई। उन्नीस में चुनाव प्रचार के दौरान ही राजीव गांधी की भी बम विस्फोट में मौत हो गई और पार्टी की कमान पीवी नरसिंह राव के हाथ में दे दी गई। 1991 के आम चुनाव में कांग्रेस को 244 सीटें मिली। इसके बाद कांग्रेस का जनाधार लगातार गिरता गया, जो साल 1999 में 114 है। 2004 के चुनाव में उसे 145 सीटें मिली, पर उसका देशव्यापी असर जाता रहा। गठबंधन की सरकारों का युग आ चुका था। क्षेत्रीय दलों ने राज्यों में बढ़त बना ली थी। कांग्रेस को भी सहयोगी दलों के सहारे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए का गठन करना पड़ा। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री छाप छोड़ी थी। कहा जाता है कि 10 जनपद को किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो फरमानों को मानने में ना नुक्कड़ ना करे। ऐसे में मनमोहन सिंह बिल्कुल फिट बैठते थे, सो उन्हें ही कुर्सी पर बैठा दिया गया। मनमोहन सिंह राजनीतिक व्यक्ति कभी नहीं रहे। राजनीतिक प्रक्रिया से नेतृत्व की कतार में वे नहीं आए। उनकी केवल एकमात्र योग्यता थी सोनिया गांधी की चापलूसी, या सोनिया गांधी की नजर में उनकी निष्ठा सबसे बड़ी योग्यता थी। तो इस देश की जो राजनीति चलती है जिस तरह से, उसमें मनमोहन सिंह कहीं से भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व लायक थे नहीं। लेफ्ट का साथ मिला और आर्थिक विकास की रफ्तार 2009 तक ठीक ठाक चली। आरटीआई और मनरेगा जैसे कानूनों का कांग्रेस को लाभ मिला और पार्टी फिर सत्ता में। आप सच्चाई की बात करिए, आप इन लोगों की बात करिए। हमने आपको औजार दिए हैं, हथियार दिए हैं। क्या हथियार है? आरटीआई, लोकपाल बिल है, भोजन का अधिकार है, नरेगा है। 2009 में कांग्रेस ने अपने आंकड़े को सुधारा और 206 सीटें जीतने में सफल हुई। 2004 से ही पार्टी में धीरे धीरे राहुल गांधी को आगे किए जाने की कोशिशें शुरू होने लगी थी। 2009 आते आते राहुल गांधी को कांग्रेसियों ने अपना नेता मान लिया। जो चुनाव लड़ेगा उसके दिल में, उसके दिमाग में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा होनी चाहिए, उसके खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा होना चाहिए। 2009 आम चुनाव में कांग्रेस को जब उत्तर प्रदेश से 21 सीटें मिली तो पार्टी ने इसका श्रेय राहुल गांधी को दिया। लेकिन उनके प्रचार के बावजूद भी अगर कहीं हार हुई तो पार्टी ने इसके लिए स्थानीय नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। कहीं न कहीं इससे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा। ये सुना और ये समझा। राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते यदि मैं कहूं तो कांग्रेस में कार्यकर्ता का कोई स्थान नहीं है। नेता चाटुकार हैं, एक परिवार विशेष के प्रति उनकी आस्था है, ना नीति के प्रति आस्था है, ना कार्यकर्ताओं के प्रति विश्वास है। वह कारण है और जनता से, इसके कारण जनता से बीच की दूरी बढ़ रही है। ये कारण है इस कांग्रेस के अवसान। यूथ कांग्रेस और लोकतंत्र की पैरोकारी करने वाले राहुल गांधी ने अंदरूनी लोकतंत्र की शुरुआत भर की। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने यह हथकंडा अपनाया, लेकिन कुछ ही दिनों में हौसला खो दिया। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन वो रॉकेट साइंस कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज की वो पुराना, कट्टर सोच नहीं युवा जोश। मैं हसीबा अमीर, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। मजबूत खड़ा होता है तो उसको रेजिस्टेंस दिखाई देगी।
ट्विटर और फेसबुक के दौर में, उस दौर में जब 160 लोकसभा सीटों पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने हार जीत का समीकरण तय कर दिया, उस दौर में राहुल ना तो ट्विटर पर है न फेसबुक पर। ऐसे में वो युवाओं के दिल में कैसे जगह बना पाए? ज्ञान होता है और वो लंबे तौर पे काम कर सकता है। तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी तकनीक के रथ पर सवार हुए और पहुंच गए दिल्ली। और दिल्ली वाले, लुटियंस दिल्ली वाले देखते रह गए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद रोज लोकप्रिय हो रहे हैं, उनसे उम्मीदें लोगों की बढ़ रही हैं। तो जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो दरअसल कांग्रेस, उनसे उम्मीदें लोगों की बढ़ रही हैं। तो जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो दरअसल कांग्रेस के कुशासन से भारत को मुक्त कराने की बात करते हैं। इसको टीवी पे देखा था। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को इन आरोपों का सामना करना पड़ा कि कांग्रेस एक एनजीओ के रूप में काम करने लगी है। पूरे देश में राजनीति पीछे छूट गई है। इसी बीच एनजीओ चलाने वाले अरविंद केजरीवाल ने राजनीति सीख ली। रामलीला मैदान पर अन्ना के नेतृत्व में जबरदस्त आंदोलन हुआ। कांग्रेसी राज में जब हर विभाग घोटाला विभाग बनता दिखा तो आम लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। 2009 में उसे दूसरी सफलता मिली, लेकिन 2009 और 2014 के बीच में मंत्रियों को जेल जाना पड़ा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। स्वयं प्रधानमंत्री से, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सीबीआई पूछताछ करने जा रही है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जो नेतृत्व दिया है उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अपना भरोसा नहीं बढ़ा है, लोगों का भरोसा तो छोड़ ही दी। कांग्रेस को अपने इतिहास पर भरोसा था, बस इस बात पर वो नजर नहीं रख पाई कि रामलीला मैदान का गुस्सा किस करवट बैठेगा। इधर यूपीए सरकार के सामाजिक उत्थान के लिए चलाए गए प्रोग्राम्स जैसे कि मनरेगा पर खर्च से औद्योगिक घराने परेशान हो उठे थे, वो पार्टी से दूर होने लगे। नाराज जनता और परेशान औद्योगिक घराने कांग्रेस से दूर हुए तो वो किसके पास गए? भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। कांग्रेस को इस बात का भान था कि उसे दल ने नहीं, शख्सियतों ने ही हराया है। मगर पार्टी ठीक किसी दौर में चाहे वो जेपी हो या अटल, और इस बार खतरा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से था। मैं काम कर रहा हूं देश के विकास के लिए, वो काम कर रहे हैं मोदी को रोकने के लिए। मेरा एजेंडा है किसान का भला करना, उनका एजेंडा है मोदी रोकना। मेरा एजेंडा है आदिवासियों का भला करना, उनका एजेंडा है मोदी रोकना। मेरा एजेंडा है नौजवान को रोजगार देना, उनका एजेंडा है मोदी रोकना। मोदी ने कांग्रेस सरकार के हर उस पहलू पर चोट की जिसने देश की रफ्तार थाम रखी थी। परिवारवाद पर हल्ला बोला, घोटालों पर जुबानी जंग छेड़ दी और देश भर में घूमे। मोदी के इस प्रचार तंत्र का जवाब कांग्रेस के पास नहीं था। वो कहते हैं ये गरीबी गरीबी कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ मन की अवस्था होती है, स्टेट ऑफ माइंड। भाइयों बहनों, जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं उनको गरीबी क्या होती है पता कैसे? आज हालात सबके सामने है। रामलीला मैदान के गुस्से को भुलाया, औद्योगिक घरानों को साथ लिया, विकास का मंत्र दिया और सबका दिल जीत लिया। लेकिन उन्होंने एक नारे ऐसे ही दिए कि हम
नए दिन आएंगे, देश की धारा बदल देंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि कंपनियों को हम पूरे जो अधिकार यूनिवर्सल जो कांग्रेस ने नहीं दिए थे वो सब उनको राइट्स दिए जाएंगे और इंश्योरेंस और दुनिया भर की और चीजों में सब रियायत होगी। तो इस तरह एक ही साथ उन्होंने 2 सेक्शंस को अपील की। आम आदमी पार्टी ने पार्टी के भीतर लोकतंत्र का मुद्दा उछाला और चोट लग गई कांग्रेस को। जवाहरलाल नेहरू ने अपने दौर में दूसरे नेताओं को भी कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मौका दिया। सख्त मिजाज की माने जाने वाली इंदिरा गांधी ने इस परिपाटी को बदल दिया। अब प्रधानमंत्री ही कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होता था। जाहिर है राजीव गांधी ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। सीताराम केसरी के बाद पार्टी की कमान परिवार के भीतर ही यानी सोनिया गांधी के हाथों में आ गई। सोनिया गांधी के आने के बाद कांग्रेस के 128-129 साल के इतिहास में इतने लंबे काल तक 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। सीताराम केसरी को हटा करके, सीताराम केसरी को बेइज्जत करके, और 1998 के बाद से कांग्रेस में चुनाव नहीं हुआ। 1998 से लेकर 2014 यानी 16 साल तक तो कांग्रेस का कोई, इन 129 सालों में कांग्रेस का कोई अध्यक्ष लगातार 16 साल तक अध्यक्ष बना रहे, ये नहीं हुआ। सियासी गलियों में चर्चा है कि अब पार्टी की बागडोर बेटे राहुल गांधी को सौंपने का मन सोनिया गांधी ने बना। परिवारवाद एक प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा और बीजेपी ने इसे भुना। राहुल गांधी जी की नीयत को खूब जानता। जाहिर है कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी के रूप में परिवर्तित हो गई है। कांग्रेस को अगर अपना पुनर्जीवन करना है, कांग्रेस को फिर से वापसी करनी है, तो उसे एक लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर अपने को बनाना पड़ेगा। सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा में इंदिरा की छवि देखने वाले कांग्रेसियों को यकीन हो चला है कि कांग्रेस को मुसीबत से उबारने का काम प्रियंका ही कर सकती है। लेकिन कांग्रेस इस पशुपेश में लगती है कि अगर प्रियंका को आगे किया जाता है तो उससे राहुल की ही छवि को धक्का लगेगा। इस बात से प्रियंका भी वाकिफ है और लगातार बड़े भाई राहुल को भी आगे करने में जुटी है। लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका ने केवल मां और भाई के संसदीय क्षेत्रों में ही प्रचार का बीड़ा उठाया और पार्टी को केवल यही 2 सीटें उत्तर प्रदेश में नसीब हुई। सालों के लिए राहुल जी सांसद रहे हैं, जो काम उन्होंने किया उसका आपको अनुभव है। आज अमेठी क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें बिजली के खंभे नहीं गड़े गए, तारे नहीं डली हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसकी आबादी 1000 से ज्यादा हो और उसमें पीएमजीएसवाई के जरिए सड़क नहीं बनाई गई। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी ने ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। ए.के. एंटनी साहब को जिम्मेदारी दी गई थी कि वह पता लगाएं कि आखिरकार पार्टी हारी क्यों। एंटनी साहब ने अपनी तहकीकात में पाया कि बहुसंख्यकों का भरोसा हटना मुख्य वजह रही। झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों के बाद फिर से वही राग अलापा जाने लगा कि बहुसंख्यकों खास करके हिंदुओं के बीच एक छवि बनी है कि कांग्रेस उनके खिलाफ है। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता मुस्लिम तुष्टीकरण के ज्यादा नजदीक रही, जिसका फायदा अशोक रोड की बीजेपी ने उठाया और अकबर रोड की कांग्रेस को पटखनी दे दी। न्यूज़ मनीष झा के साथ हर्षद तिवारी, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। जो चुनाव लड़ेगा उसके दिल में, उसके दिमाग में कांग्रेस पार्टी के विचार